हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस में। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन पीसीएस, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अगले आने वाली परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी करते रहते हैं। तो दोस्तों हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन वो है, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें होती है। यानी आपको बताना है कि न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें होती है। आपका ऑप्शन है जीभ में, मस्तिष्क में, रेटिना में या तंत्रिका में। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा मस्तिष्क होगा। यानी कि हमारे ब्रेन में लगभग 100 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद जो जीभ होता है दोस्तों, ये हमारे ज़बान में क्या पाए जाते हैं, वो कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कलिकाएं। और वो कितनी होती हैं, लगभग 2000 से लेके 8000 तक की कलिकाएं हमारे जीभ में पाई जाती हैं। और रेटिना दोस्तों, रेटिना हमारे आँख का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो आधुनिक कैमरे की भांति काम करता है, जिस पर जब कोई भी छवि पड़ती है तो वो रेटिना पे पड़ती है और वो उल्टा और वास्तविक दिखाई देता है। किस पे, रेटिना पे। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, उल्लू रात में स्वच्छंद उड़ते हैं क्योंकि इनमें होते हैं। यानी आपको बताना है कि उल्लू रात में जो उड़ते हैं उनकी आंखों में क्या पाए जाते हैं जो आसानी से देख लेते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है वो है रेटिना में केवल शलाकाएँ, समंजनीय पुतली, विटामिन ए की कमी, रेटिना में केवल शंकु। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा ए होगा। यानी कि उनके रेटिना में केवल शलाकाएँ पाई जाती है, यानी कि रॉड्स, तभी वो देख पाते हैं। और लगभग हमारी आँखों में जो शलाकाएँ पाई जाती है, लगभग 70 करोड़ शलाकाएँ हमारे आँखों में पाई जाती हैं। उसके बाद दोस्तों जो समंजनी पुतली होता है, वो पुतली के मध्य में जो एक छेद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समंजनी पुतली। उसके बाद विटामिन ए की कमी से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और उसके बाद जो रेटिना में केवल शंकु होता है दोस्तों, जब हमारे आँखों की शंकुएँ खराब होने लगती हैं तो हमें रतौंधी नामक रोग होने लगता है। और शंकु और रॉड्स दोनों मनुष्य की आँखों में पाए जाते हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, रात्रि के मंद प्रकाश में दृष्टि संवेदना का काम किसके द्वारा होता है। यानी आपको बताना है कि रात्रि के मंद प्रकाश में हमारी आंखों को जो रात में अंधेरे में देखते हैं वो किसके कारण होता है। आपका ऑप्शन है लेंस, शलाकाओं या यह दोनों या शंकु। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा शलाकाओं होगा। यानी कि रात में भी हम लोग जो देखते हैं वो शलाकाओं के द्वारा ही देखते हैं। ये सिर्फ केवल उल्लू में होता है, लेकिन हमारे आँखों में शलाकाओं और शंकु दोनों पाए जाते हैं। यानी कि शंकु हमारी जो दिन में काम करते हैं, जो रंगों को निर्धारित करते हैं, जो प्रकाश में काम करते हैं, लेकिन शलाकाएँ जो है कि रात में काम करती हैं, जो अंधेरे में देखने के काम आती हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, रतौंधी किस कारण से होती है। यानी आपको बताना है रतौंधी किस कारण से होती है। आपका ऑप्शन है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रोडोप्सिन की कमी या शंकुओं की खराबी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा डी होगा। यानी हमारी आँखों की जब शंकुएं खराब होने लगती है तो हमें रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। उसके बाद जो मायोपिया है दोस्तों, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है, जिसमें निकट की वस्तुएं अच्छी दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं सही नहीं दिखती हैं। और हाइपरमेट्रोपिया होता है, ये दूर दृष्टि दोष होता है, जिसमें दूर की वस्तुएं सही दिखती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं सही नहीं दिखती हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, शरीर संतुलन से संबंधित संवेदांग होते हैं। यानी आपको बताना है कि शरीर को संतुलित करने के लिए बॉडी में कौन से संवेदांग होते हैं जो शरीर को हमारे संतुलित करते हैं। आपका ऑप्शन है नासावेशम, मेंडुला ऑब्लांगाटा, नेत्र या अंतःकरण। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा। यानी कि मेंडुला ऑब्लांगाटा जो होता है हमारे शरीर का संवेदांग होता है, जो हमें किसी भी चीज़ को भाप लेने की क्षमता प्रदान करता है। उसके बाद दोस्तों जो नासावेशम होता है ये हमारे नाक के अंदर पाया जाता है, जिसकी एक बीमारी होती है। और अगर ये हो जाएगा तो हमें सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। इसके वजह से हमारे नाक के अंदर संवेदांग जो होते हैं उनमें सूजन हो जाता है और हमारे सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जो अंतःकरण है ये हमारे कान के अंदरूनी हिस्से को बोलते हैं अंतःकरण। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है जैकोब्सन के अंगों का संबंध किस क्रिया से होता है। यानी आपको बताना है जैकोब्सन के अंगों का संबंध किस क्रिया से होता है। आपका ऑप्शन है स्वाद ज्ञान, घ्राण संवेदना, सेरिब्रम या पीयूष ग्रंथि। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, बी होगा, यानी घ्राण संवेदना। यानी कि हम कोई भी वस्तु जब हम सूंघते हैं तो वो मुझे अच्छी महकती है या गंध लेते हैं तो वो घ्राण संवेदना के द्वारा ही होती है। उसके बाद जो हमारा सेरिब्रम है ये हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं, और जो हमारे पीयूष ग्रंथि होती है ये सेरिब्रम के नीचे लगभग 0.6 ग्राम का एक ग्रंथि होता है जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है वो है वृद्धावस्था में होने वाला नेत्र दोष है। यानी आपको बताना है कि वृद्धावस्था में होने वाला नेत्र रोग कौन सा है। आपका ऑप्शन है दृष्टि वैषम्य, प्रेस बायोपिया, मायोपिया या ग्लूकोमा। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी कि प्रेस बायोपिया। यानी कि प्रेस बायोपिया वृद्धावस्था में होने वाला एक ऐसा रोग है, कभी दूर का ठीक दिखता है तो कभी नज़दीक का नहीं दिखता है, कभी नज़दीक का दिखता है तो कभी दूर का नहीं दिखता। तो इसके लिए हमारे चश्मा में जो शीशा लगे होते हैं वो दो पार्ट में बटे होते हैं। वो दोनों शीशा कभी नज़दीक के देखने के लिए होते हैं, कभी दूर के देखने के लिए होते हैं। ठीक है, और ग्लूकोमा में दोस्तों क्या होता है, हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, जो आंखों में चिकनाहट नहीं पैदा होती है, इससे हमारी आंखें बहुत लाल हो जाती है और जलन होता है, किसके कारण, ग्लूकोमा के कारण। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है स्तनियों में त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संचित होता है। यानी आपको बताना है कि जो स्तनी होते हैं उनके त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संचित होता है। आपका ऑप्शन है लाइपोप्रोटीन, एडिपोस ऊतक, श्यूक ऊतक या लिम्फॉइड ऊतक। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, यानी कि एडिपोस ऊतक। ये ऊतक क्या काम करता है दोस्तों, ये हमारे त्वचा के नीचे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है स्तनियों में सींग, नख तथा खूर बने होते हैं। यानी आपको बताना है कि जो स्तनी होते हैं उनके सींग, नख, खूर किसके बने होते हैं। तो आपका ऑप्शन है वो है अस्थि के, उपास्थि के, त्वचा के पेशी से या त्वचा की स्रोतम कोर्नियम से। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा, यानी कि कोर्नियम से जो हमारे नख और सींग बनते हैं वो कोर्नियम से बनते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है जीभ के किस भाग से खट्टे स्वाद का ज्ञान होता है। यानी आपको बताना है कि जीभ के किस भाग से हम खट्टे का ज्ञान करते हैं। आपका ऑप्शन है अग्रभाग, पश्चभाग, पार्श्वभाग या अर्धभाग। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा होगा पार्श्वभाग, यानी कि साइड पार्ट। जीभ के जो साइड वाला हिस्सा होता है उस भाग से हम लोग खट्टे का ज्ञान होता है। अग्रभाग से दोस्तों हमारा मीठा और नमकीन होता है, और दोस्तों जो हमारा पश्चभाग होता है वो कड़वे भाग का ज्ञान हमारा पश्चभाग होता है, और जो अर्धभाग होता है इससे किसी चीज़ का भी ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग है। यानी आपको बताना है कि हमारे आँखों पे जो प्रकाश पड़ते हैं उसको कौन सा भाग नियंत्रित करता है, पुतली, अंधबिंदु, आइरिस या स्क्लेरेटिक। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, आइरिस। यानी कि जब हमारे आंखों पे प्रकाश पड़ता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है, आइरिस। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है एंटीबॉडी पाए जाते हैं। यानी कि आपको बताना है कि एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या वृक्क। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा क्या होगा, सी, यानी प्लाज्मा में हमारे एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कपास का प्रमुख घटक है। यानी आपको बताना है कि प्रकाश का प्रमुख घटक क्या है, यानी कपास से क्या बनता है। आपका ऑप्शन है रेशम, सेलुलोज, नायलॉन या लाख। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा सेलुलोज होगा, यानी कि कपास में लगभग 90% सेलुलोज पाए जाते हैं जो एक प्राकृतिक रेशा होता है। उसके बाद दोस्तों नायलॉन भी एक संश्लेषित रेशा होता है। लाख दोस्तों, लाख एक तरह का पदार्थ होता है जो हमारे बबूल के और बैर के पेड़ों पर लाल रंग के जो कुछ कीट पतंगों के वो एक मल होते हैं उसको हम लाख बोलते हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कौन स्तनधारी अंडे देता है, सीधे अंडे देता है। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन स्तनधारी है जो सीधे अंडे देता है। आपका ऑप्शन है एकिडेना, प्लेटिपस, चमगादड़ या ए बी दोनों। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा डी होगा,
ए और बी दोनों यानी कि एकिडीना और प्लेटिपस ये दोनों ऐसे जंतु हैं दोस्तों जो कि अंडे भी देते हैं और दूध भी पिलाते हैं, यानी ये स्तनधारी होते हैं, ये अंडे भी देते हैं और ये पानी में पानी में भी पाए जाते हैं और जल और पृथ्वी भी पाए जाते हैं। लेकिन एकिडीना एक चूहे की जाति का होता है और प्लेटिपस एक बत्तख की तरह होने वाला एक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक पानी में रहने वाला जंतु होता है। क्वेश्चन है इनमें से कौन मछली है, यानी आपको बताना है कि इन चारों में से मछली कौन है। आपका ऑप्शन है स्टार फिश, जेली फिश, समुद्री घोड़ा या क्रेफिश। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, यानी कि समुद्री घोड़ा जो होता है वो एक मछली होता है। स्टार फिश मछली नहीं होती है, जेली फिश मछली नहीं होती है और क्रेफिश भी मछली नहीं होती है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है प्रदूषण का सूचक होता है, यानी आपको बताना है कि इन चारों में से प्रदूषण का सूचक कौन सा है, शैवाल, कुकुरमुत्ता, लाइकेन या हरा काई। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा लाइकेन होगा। लाइकेन दोस्तों क्या होता है कि जब बारिश के दिनों में किसी लकड़ी पे जब बारिश पड़ती है, नमी आती है, उस पर सफ़ेद सफ़ेद रंग की कुछ छालें पड़ जाती हैं, तो उसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं। वो क्या करता है कि वो बताता है कि वायु में कितने प्रदूषण है नहीं है, वो जितने प्रदूषण होगा वो उतनी तेज़ी से गंदा होता जाता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि वायु में कितने प्रदूषण हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं, यानी आपको बताना है कि जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं उनके जड़ें लंबे क्यों होती हैं। आपका ऑप्शन है मिट्टी के कटान को रोकने के लिए, पानी की तलाश में, भोजन की तलाश में या पेड़ की मजबूती देने के लिए। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी कि रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं बहुत दूर दूर तक जाते हैं, लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर तक भी इनकी जड़ें पाई जाती हैं। वो पानी की तलाश में उतनी दूर तक उनकी जड़ें चली जाती हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है जोड़ों पर यूरिक एसिड का एकत्र हो जाने का कारण है, यानी आपको बताना है कि जो हमारे जोड़ में दर्द होते हैं जिसको यूरिक एसिड के कारण होते हैं उनका कारण क्या है। आपका ऑप्शन है बोन फीवर, लकवा, गठिया या तंत्रिका तंत्र। दोस्तों जो दर्द होता है वो किसके कारण होता है, गठिया के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी, गठिया के कारण हमारे जोड़ों में दर्द होता है। जो यूरिक एसिड की मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होती है और गठिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है लाल मिर्ची तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। हमारी लाल मिर्ची जो तीखी क्यों होती है उसमें क्या पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, कैप्सेनिन या कैरोटीन। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, यानी कि हमारी मिर्ची में क्या होता है, कैप्सेसिन होता है, यानी कैप्सेसिन के कारण हमारे वो तीता लगता है और हमें बर्दाश्त नहीं होता। एंथोसाइनिन दोस्तों ये प्याज में पाया जाता है, लाइकोपीन दोस्तों टमाटर को लाल रंग प्रदान करता है, कैरोटीन दोस्तों गाजर को नारंगी रंग प्रदान करता है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है पौधों के अलग अलग भागों में भोज्य पदार्थों का संचारण किसके माध्यम से होता है, यानी आपको बताना है कि जो पौधे के अलग अलग भागों में भोज्य पदार्थ पहुँचते हैं वो किसके द्वारा होता है। आपका ऑप्शन है जड़, जाइलम, फ्लोएम या वलय। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा फ्लोएम। फ्लोएम के माध्यम से दोस्तों हमारे पौधे में क्या होता है, खाद्य पदार्थ पहुंचते हैं। और जाइलम के द्वारा ये पानी पौधे में पहुंचते हैं। और वलय दोस्तों क्या होता है, वलय किसी भी पेड़ के मतलब वायु को निर्धारित करते हैं। कौन सा, वलय। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती है, यानी आपको बताना है कि जो पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत क्यों नहीं होती है। आपका ऑप्शन है उनके फेफड़े अनुपात में दोस्तों यहाँ बड़े होते हैं या अनुपात में छोटे होते हैं, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं और उनके ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, यानी कि उनमें जो है अतिरिक्त, उनके त्वचा में अतिरिक्त वायु कोष पाए जाते हैं, इसलिए वो आसानी से आसमान में उड़ते हैं और उन्हें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर हम आते हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सबसे अलग है, यानी कि आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे अलग कौन है। आपका ऑप्शन है रेशम, शहद, लाख, मोती। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा, यानी कि ये तीनों जो होता है, जो प्राप्त होता है वो किसी न किसी कीट से प्राप्त होता है, लेकिन जो मोती होता है ये सीप से प्राप्त होता है, यानी कि पानी के जंतु से प्राप्त होता है। और मोती में दोस्तों सबसे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है
मानव शरीर में जल की प्रतिशतता होती है। यानी आपको बताना है कि मानव के शरीर में जल कितने प्रतिशत होते हैं, 70 से 75%, 60 से 70%, 80 से 90 या 50 से 60। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो जल की प्रतिशत होती है वो 60 से 70% जल पाए जाते हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, टिक और माइट होते हैं। यानी आपको बताना है कि टिक और माइट क्या होते हैं, सरीसृप वंश, मकड़ी वंश, मोलस्का वंश या आर्थ्रोपोडा वंश। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी कि मकड़ी वंश। टिक और माइट होते क्या हैं दोस्तों, ये बकरी में जो एक तरह का कीड़ा उनके बालों में लपटे होते हैं, जिसको हम लोग किलनी बोलते हैं, उसी को हम लोग टिक और माइट बोलते हैं, जो कि उनके ब्लड को चूसता है। एक तरीके से कहा जाए तो वो एक परजीवी होता है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है KRL 210, KRL 213 किस फसल की नई संकर प्रजाति है। यानी आपको बताना है कि इनमें से ये किसकी प्रजाति है। आपका ऑप्शन है धान, गेहूँ, मक्का, जौ। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी कि KRL 210 और KRL 213 गेहूं की फसल की प्रजाति है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है। यानी आपको बताना है कि रक्त के प्लाज्मा में कितना % जल होता है। आपका ऑप्शन है 70%, 80%, 90% या 60%। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, यानी रक्त प्लाज्मा में हमारा 90% जो कि जल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।